कंफर्म कर दो कि न्यूमेरिकल क्या था। हमारे पास एक सेट था m, जिसमें n बाई n एक मैट्रिक्स थी, जहां पर डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 था, और साथ में a i j बिलोंग टू q। q मतलब सेट ऑफ रेशनल। ये गिवन था। अब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तब m का मेंबर है। तो अगर मैं इसका क्लोजर लिखने बैठ जाऊं और पॉइंट बना लूं, मैंने कहा फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग टू m, तो जाहिर सी बात है नंबर 1, इफ ऑर्डर ऑफ a एंड b आर ऑफ n क्रॉस n, तो जाहिर सी बात है ऑर्डर ऑफ ए बी जो होगा ऑल्सो ऑफ n क्रॉस n। नंबर दूसरी बात, इफ, तो ऐसे भी लिख सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ a एंड b आर रेशनल, देन एलिमेंट्स ऑफ a b आर ऑल्सो रेशनल। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात कि वो नॉन सिंगुलर है। इफ a एंड b अगर m में है तो नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर है देन डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट b नॉट इक्वल टू 0। ऐसा अगर है तो डिटर्मिनेंट a भी चेक किया जाएगा, जो कि दोनों के अलग अलग डिटर्मिनेंट के बराबर है, और दोनों अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। सो ए बी इज ऑल्सो। इससे बढ़िया तरीका मेरे ख्याल से क्लोजर को इसमें दिखाने का नहीं है। फाइनली हेंस हम ये कह सकते हैं कि अगर ए और बी एम में है, कोई भी दो मैट्रिक्स, तो उनका मल्टीप्लाई भी एम में होगा, और एम जो होगा वो अपने आप में क्लोज्ड होगा विद रेस्पेक्ट टू किसके? मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो रही है मेरी बात? कंफर्म है? जी सर। यस सर। देखिए क्लोजर हमने नोट्स में भी ऐसा नहीं लिखा है। हमने देखो होता क्या है किताबों में या नोट्स में कैसा लिखा है, एक पूरा छापा सा पड़ा हुआ है। छापे से मतलब मेरा है कि आपने उसे लिखना शुरू किया और लिख के पूरा पैराग्राफ सा बना दिया। आप इसे चलो, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे बस का नहीं है ऐसा, तो आपको पहले समझ होनी चाहिए कि भाई इस सेट में क्या क्या चाहिए। उसने कहा हर सेट का जो मैट्रिक्स है वो n बाई n का है। तो आपने जब दो मैट्रिक्स लिए हैं, हर एक का ऑर्डर ऑर्डर अगर n बाई n है, तो आपको पता है कि a इंटू बी जो होगा, अगर n बाई n को n बाई n से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स जो भी आएगी, लेकिन ऑर्डर उसका n बाई n ही होगा। ये सर्वथा सत्य है। फिर दूसरी बात, एलिमेंट अंदर जो है वो रियल है या रेशनल है, तो मल्टीप्लाई करने पर रेशनल ही आएगा। ये भी ठीक है ये बात। तीसरी चीज जो सबसे जरूरी है कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन सिंगुलर? ये पता होना चाहिए। A non-singular matrix means determinant of that matrix not equal to 0 means inverse possible, invertible matrix होगा वो। तो जो नॉन सिंगुलर होता है
उसकी ये शर्त होती है सर। इनवर्स पॉसिबल होता है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए, आपने निकाला है वो 12th में। और डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 जब होगा तभी एडजॉइंट ए बटे निकल सकता है। तो इस जगह पर ये बात लिखी और हमने जो ए बी है अपना, उसको भी उसको भी हमने कहा भाई चलो हम ए बी को भी ले आते हैं, चेक कर लेते हैं। हमने पाया कि अगर डिटर्मिनेंट ए बी जो है उसको ऐसा लिखेंगे तो ये भी नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो भी वैल्यू आएगी ये कन्फर्म। यही बातें हैं, कुछ भी नंबर सामने से नहीं दिखता। जिसे कहते हैं ना, बड़े बड़े संत महात्मा बैठे होते हैं और वो भगवान के बारे में और ब्रह्मांड के बारे में बातें करते हैं, आपको दिख ही नहीं रहा कुछ भी। मेन क्या है, एक्सप्लेनेशन। हम उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ए क्या होगा पता नहीं, बी क्या होगा पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि नॉट इक्वल टू 0 है तो मल्टीप्लाई करने पर नॉट इक्वल टू 0। ए बी इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर। तो ए बी जो है वो तीनों बातों को होल्ड कर रहा है, एन बाई एन का है, सारे एलिमेंट रेशनल है और यहां पर वो नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब ए बी एम में लाई करेगा, इसका मतलब एम इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। समझता हूं मैं, बात समझ में आ रही होगी आप। जी। अब हम आते हैं एसोसिएटिव पर। तो देखो, अब स्पीड आपकी बन जानी चाहिए। मल्टीप्लाई या एडिशन अगर है, मल्टीप्लाई और एडिशन, तो बड़ा अच्छा तरीका है, आप यहां लिखें वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन, अगर एडिशन होता तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ऑलवेज होल्ड्स द एसोसिएटिव लॉ। तो भाई हमारा सेट भी तो मैट्रिसेस का ही है और ऑपरेशन भी मल्टीप्लाई है, सो एम होल्ड द एसोसिएटिव लॉ, दैट्स ऑल, खत्म। बात खत्म हो जाएगी सर। कंफर्म है? जी सर। अब आते हैं सर इसी केस में हम आइडेंटिटी पर। इसी केस में हम आते हैं सर आइडेंटिटी पर। अब आइडेंटिटी के लिए देखो फिर वही बात है, मुझे पता सब कुछ है। मैं यही बात कह रहा हूं, अलजेब्रा में जो कमी आएगी, आप मेरी बात अगर सुन रहे हो तो अलजेब्रा में कमी क्या आती है, जैसे आपने 3-4 दिन पढ़ा, आपको समझ में आना शुरू हो गया, आपको लगा यार ये खाली बोलना है और सुनना है और समझना है, आपने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं इसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, जो हाँ हाँ कर रहे हैं उन पर मैं तो बेवकूफ नहीं बनता, आप भी बेवकूफ ना बने। क्योंकि जो सुनने वाला है, हाँ करने वाला है, वो लिख नहीं पाता। इसीलिए इस टॉपिक की सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है कि प्रैक्टिस लिखने की नहीं, और पेपर के दिन फिर क्या होता है, फिर वही इंपोर्टेंट, फिर वही नंबर का जुगाड़बाजी, फिर वो जी मेरे 2 काट लिए, मेरे 3 नंबर काट लिए, वो मुझे आधा याद था मैं आधा भूल गया। इतना आराम से पढ़ रहे हैं हम, सोचो कल 2 ही न्यूमेरिकल हुए, उनमें से भी एक न्यूमेरिकल आज फिर रिपीट करता हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप भी मेहनत करें इस तरह से तो बात बनेगी। अब मुझे पता है, आपको पता है सर कि जो हमने बात कही कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब फिर पूछे भाई क्या मतलब है इसका, तो आप कहोगे भाई मेरे पास एक सेट है एम, उसमें एलिमेंट है मैट्रिसेस एन बाई एन के, इस प्रकार के हैं और वो नॉन सिंगुलर है, उनके एलिमेंट ऐसे हैं। मुझे ये साबित करना है कि क्या ये एम मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, भाई मल्टीप्लाई किसके बीच में लगेगा, एलिमेंटों के बीच में। तो मल्टीप्लिकेशन बोलो या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बोलो, बात एक ही। मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में उनके एलिमेंटों के बीच में मल्टीप्लाई लगे, ऑपरेशन लगे, तो ये साबित करना है मुझे कि मेरे सेट में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करें उसकी सेहत पे फर्क ना पड़े। और अगर ऐसा एलिमेंट मेरे पास हुआ तो मैं उस एलिमेंट को इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट कहूंगा इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट। अब सबको पता है मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी क्या होती है,
डायगोनल में 1 होते हैं, बाकी सब जगह 0 होते हैं। अब 2/2 का तो हमने लिख लिया था, वो कॉस साइन वाला, लेकिन n/n कैसे लिखेंगे? खामखा टाइम वेस्ट करेंगे हम। तो हम खाली इतना लिखें, हेयर I बिलोंग टू M। हमने कहा I M में है, अभी एलिमेंट नहीं बोला मैंने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I बिलोंग टू M इज द यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नॉट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। कल को मैं अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दूं तो एलिमेंट मत मानिए, अभी मैंने एलिमेंट वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स वर्ड की जगह यूनिट मैट्रिक्स हो रहा है। और जीरो मैट्रिक्स का मतलब सारे एलिमेंट जीरो। तो यूनिट मैट्रिक्स का मतलब है जिसके डायगोनल के एलिमेंट आपको 1 मिलते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ये है सर आई, n/n का होगा जरूर। कोई कहे जी क्यों होगा? आपको अगर देख भाई n/n का है, देख भाई जितने भी ये एलिमेंट हैं ये सारे रेशनल हैं। और मेन बात है भाई देख, डिटर्मिनेंट आई जो होता है वो चाहे 2/2 का हो, चाहे 3/3 का हो, चाहे n/n का हो, हमेशा एक होता है। मतलब आई जो होता है वो यूनिट मैट्रिक्स जो होता है वो सदैव नॉन सिंगुलर होता है, इसलिए आई एम में जरूर होगा। यही एक्सप्लेनेशन, यही लिखने की जो बातें हैं ना, यही नहीं लिख पाते। सो फॉर ऑल ए बिलोंग टू एम, देन देयर एग्जिस्ट आई बिलोंग टू एम सच दैट ए इंटू आई या आई इंटू ए इज इक्वल टू ए। और हम कह सकते हैं सो आई यूनिट मैट्रिक्स, आई यूनिट मैट्रिक्स इज, यूनिट मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट in M with respect to multiplication। क्लियर है मेरी बात? यस सर। ओके, इसका इनवर्स पे ध्यान दीजिएगा। है तो आसान, मैंने कहा ना है सब कुछ आसान। आप मुझसे पूछो, सही बताऊं, मैं अपनी ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, कहीं आप, मुझे कोई बोलने में संकोच नहीं है। आप मुझे कोई चीज लिखी भी दिखा दो तो मैं शायद उसे बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दूं, या मैंने कोई पढ़ा रखी है या पढ़ी हुई है या लेटेस्ट है तो मैं उसे भी समझा दूंगा। लेकिन कोई ऐसी चीज जो मेरे टच में नहीं है, मैंने देखी नहीं है, सामने दिख नहीं रही है, तो हो सकता है मैं उतना बढ़िया ना समझा पाऊं। प्रैक्टिस, तो मुझे कोई संकोच नहीं है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। मैं करेक्ट कर सकता हूं अपने आप को, लेकिन आप में से कई ऐसे होंगे जो देखने के बाद भी करेक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब कहने का मतलब देखने के बाद भी नहीं समझ पाएंगे, इसका मतलब है आप में और मुझ में इतना ही अंतर है, और ये बहुत बड़ा अंतर है प्रैक्टिस का, समय का, अभ्यास का। और आपको उतना समय नहीं है, आप मेरी उम्र में आएंगे तो ऑब्वियसली बात है, हो ही जाएगा। लेकिन जब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इसका लिखने बैठे हैं तो समस्या क्या है कि एलिमेंट तो कुछ दिख नहीं रहे हमें, n/n का है। तो किस तरह से उसने बात करी, देखो यहां पर उसने कहा अगर a बिलोंग करता है m में, और हमें पता है कि डिटर्मिनेंट a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये है सर कि a जो होगा वो इनवर्टिबल होगा। आप इस वर्ड को समझिएगा, इनवर्टिबल। जो डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स, और कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बार डिटर्मिनेंट निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स का है, कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका इनवर्स पॉसिबल है। इसका मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट, और इनवर्स जो होता है वो आपको पता है सर, वो एग्जिस्ट करेगा। और एग्जिस्ट करेगा वो भी एम में करेगा। क्यों करेगा सर? अगर ए n/n का है तो इनवर्स भी n/n का होगा। अगर ए के एलिमेंट रेशनल है तो इनवर्स के एलिमेंट भी रेशनल होंगे। और अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इनवर्स का डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0 है। कोई कहे जी क्यों? क्योंकि इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर होगा। तो बस इतनी सी बात लिखनी है। और इनवर्स इज पॉसिबल, मतलब ईच एलिमेंट हैव देयर इनवर्स इन एम, हेंस एम इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इस सवाल में एक बहुत बढ़िया चीज नीचे लिखी है मैंने, स्टार करके। मान लो अगर इस क्वेश्चन में मैं कह दूं कि एम, अब देखो ये पेपर में घुमा दो, अगर मान लो मैं क्वेश्चन दे दूं 2.5 नंबर का, आप पता लगा पूरा क्वेश्चन करके आ गए। मैंने कहा भाई ए लाई करता है इसमें n/n का, और डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है,
और साथ में मैं कह दूं कि ए आई जे जो है इस बार रेशनल ना होकर मैंने दे दिए इंटीजर। ध्यान देना, इंटीजर। तो भाई साहब ये ग्रुप नहीं होगा। एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4, एम में लाई करती है। इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा ना मैं, तो -2 आएगा। देख लो 2/2, सॉरी 2/2 का ले लेता हूं। देखो 2/2 का है, सारे एलिमेंट इंटीजर हैं। अब कोई कहे जी क्यों नहीं लाई करेगा, देखो इसका इनवर्स निकालो। 2/2 का इनवर्स का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ। ये होता है फॉर्मूला 1/AD-BC, और मैट्रिक्स में डी की जगह ए की जगह डी, बी की जगह -B और सी की जगह -C। ये परमानेंट फॉर्मूला है 2/2 का। लेकिन तो इसके बेस पर अगर निकालने बैठे तो ये -2, ये आ जाएगा 4 1 -2 -3, ये आ जाएगा सर -2, ये आ जाएगा सर आपके लिए 1, ये आ जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा -1। ये आ गया सर इनवर्स। लेकिन ये एम में लाई नहीं कर रहा है, बताओ क्यों नहीं कर रहा है? बताओ। हाँ सर, इसलिए इंटीजर है। हाँ, ये दोनों इंटीजर नहीं है, मतलब इसका इनवर्स यही होगा, लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है। ये ध्यान रखो इस बात को। इनवर्स होना चाहिए सेट से बाहर नहीं, सेट के अंदर, तभी तो कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इन एम। यहां हम हर एलिमेंट का इनवर्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन एम के अंदर, उसी दायरे में ढूंढना है। तो मतलब ये एक मैट्रिक्स एम में है कंफर्म, लेकिन इसका इनवर्स एम में नहीं है। इसका मतलब अगर एक एलिमेंट का भी इनवर्स मौजूद नहीं है एम के अंदर, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी फेल। तो मतलब ये न्यूमेरिकल में अगर एलिमेंट रेशनल है तब तो ये आपको ग्रुप देगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हल्का सा घुमा दिया जाए, रेशनल की जगह एलिमेंट को इंटीजर लिख दे और लिख दू सो दैट की जगह चेक, तो हो सकता है आप में से हर कोई इसे प्रूफ करके आ जाए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बीएससी में इतना होता ही नहीं ना। बीएससी में लेवल ही ऐसा है कि बस वो गिने चुने क्वेश्चन है, गिने चुने बातें हैं, इसीलिए तो कोई कुछ नहीं समझ रहा। ना आप समझ रहे मुझे, ना मैं आपको समझ पा रहा हूँ, ना कॉलेज वाले कुछ मानते हैं, ना बच्चे कुछ समझ रहे हैं कि पढ़ाई को। ट्यूशन को लोगों ने पास होने का जरिया, और वो पास भी आसानी से हो रहा है, तो ट्यूशन भी नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन को इस तरह से घुमा दिया जाए इस जगह पे, तब देखो कितना रायता फैलेगा। तो ये पॉइंट अपने लिए जरूर ध्यान रखिएगा, बारीकी से काम कर रहे हो तो आप ध्यान रखें कि यही सवाल में अगर एलिमेंट इंटीजर आ जाए तो ये ग्रुप नहीं है, अगर रेशनल है तो ये ग्रुप है। कंफर्म मेरी बात? यस सर। और ये कॉम्यूटेटिव, इन जनरल, इन जनरल सामान्यतः मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ, नॉट होल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। मतलब कर भी सकता है, नहीं भी। एडिशन में तो ऑलवेज है। इसीलिए हमारा जो ये एम है इज नॉन अबेलियन ग्रुप है। ग्रुप है लेकिन अबेलियन नहीं है। दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। अब अगर आप अपने पीडीएफ को देखेंगे, अपने सॉल्यूशन को देखेंगे, तो बस मैंने क्या कहा, ये संडे निकल गया, कोई बात नहीं, कल का दिन है, जितना काम हो चुका है उसे एक बार पढ़ लीजिए, बस सिर्फ पढ़िए। देखिए मैंने यहां देखो पूरा पैराग्राफ सा बना दिया, जबकि मैंने अभी समझाया तो मैंने ABCD करके लिखा आपको, ए लिखा, बी लिखा, वैसे चाहो तो वैसे लिख दो, क्या दिक्कत है। ये चीज वही लिखी है कि ए और बी अगर ऑर्डर n का है तो ए बी भी होगा। ये लिखा है देखो, अगर ये दोनों नॉन सिंगुलर है तो ए बी भी होगा, अगर इसके एलिमेंट रेशनल है तो ए बी के भी होंगे। यहाँ सब मिक्स करके लिखा है, और वहां मैंने आपको हेडिंग में ABC करके लिखा है। और जो मैं बात कह रहा हूँ इंटीजर वाली बात, वो देखो नीचे एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल इसमें चेंज कर दिया हमने, 1 2 3 2, हमने 1 2 3 4 किया था। और देख सकते हो कि एलिमेंट तो लाई कर रहा है एम में, लेकिन जो इसका इनवर्स होना चाहिए
वो एम के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब है ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होल्ड नहीं करेगा। इसका मतलब ये ग्रुप नहीं होगा। हाँ, मोनोइड होगा, आइडेंटिटी होगी, एसोसिएटिव होगा, क्लोजर होगा। कंफर्म? अब इसमें तीसरा पार्ट भी है जो मैंने सॉल्व नहीं किया, जरा आप पढ़ के सुनाओ। शाबाश। है कोई आप में से सुनाने वाला? जी। नहीं है। ये आवाज नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट, ये होमवर्क में है आपके लिए, मैंने सॉल्व नहीं किया, आपने करना। लिखा है सर, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल लेट एम बी द सेट ऑफ ऑल एम क्रॉस एन। नोटिस करना, एम क्रॉस एन, स्क्वायर नहीं है, अब नॉन स्क्वायर लिखा है। एम क्रॉस एन मैट्रिसेस हैविंग देयर एलिमेंट्स। हमने इंटीजर लिखा है, आप रेशनल ले लो, इसमें इंटीजर चलेगा, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में नहीं। इंटीजर्स इज एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ये प्रूफ करना है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमने लिखा एम बराबर, नोटिस करना, ए बराबर, उसमें मैट्रिसेस हैं, एम बाई एन कितना है हमें नहीं पता, 2/3 हो सकता है, 3/2 हो सकता है। और दूसरी बात, ए आई जे बिलोंग टू आई, आई इज अ सेट ऑफ इंटीजर। बस सिर्फ दो ही विशेषताएं हैं। पहले वाले सवाल में नॉन सिंगुलर जैसी बातें थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं। कंफर्म है? अब कोई मुझे कहे सर इसका यस सर। क्लोजर, इसका क्लोजर लिखना है, तो मैं कहूंगा इफ फॉर ऑल ए बी, ध्यान रखना एडिशन में ऑर्डर नहीं बदलेगा ना, अंदर आई जे बदलेगा, आई जे का आई जे के होगा, कहीं जे के कर दो उसे आप। ए एंड बी वेयर ए आई जे एंड बी आई जे बिलोंग टू आई। सो ए प्लस बी is also of order m cross n and elements of a plus b are also integers। बस छापा मारना है खाली। सो अगर a और b m में लाई करते हैं, then a plus b belong to m, मतलब m is closed with respect to किसके? मैट्रिक्स एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कंफर्म है? इसमें पंगा नहीं है। मैंने छोड़ रखा है इसीलिए, लेकिन आसान भी नहीं होता कई बार हमसे। इसी प्रकार गौर करें,
मैं लिख दूं एसोसिएटिव लॉ। भाई साहब फिर वही अपना हथियार, वी नो दैट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर कुछ भी हो, भाई एडिशन हो रहा है तो भाई एडिशन के नियम का पालन करेगा। और एडिशन का नियम ये होता है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। जो भी मैट्रिक्स लेंगे एक ही सेट की लेंगे, और एक ही सेट के जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर सबका सेम ही होगा। यहाँ पर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये लिखना है वी नो दैट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ऑलवेज होल्ड्स द होल्ड्स द एसोसिएटिव लॉ। तो बस सर, हेंस एम होल्ड्स द, इसीलिए हमारा सेट एम भी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन, दैट्स ऑल। क्या कहते हो? कर पाएंगे? यस सर। यस सर। अब ध्यान देना सर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एडिशन में है सर काम, तो बहुत ध्यान देना है। आपने कहा फॉर ऑल ए बिलोंग टू एम देन देयर एग्जिस्ट, अंग्रेजी में लिखना, मैं सिंबल बना रहा हूं, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ओ, यहां लिखा हमने नल मैट्रिक्स, अच्छा रहेगा जीरो मैट्रिक्स की जगह आप नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स बिलोंग टू एम। कोई कहे जी नल मैट्रिक्स क्यों होगी? अरे भाई नल मैट्रिक्स का मतलब है सारे एलिमेंट उसके जीरो, एम बाई एन का। अब देखो एलिमेंट जो होते हैं जीरो वो इंटीजर होते हैं, रेशनल भी होते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, बस जीरो ही आना चाहिए, यहाँ आई नहीं आएगा। सच दैट क्या लिखोगे, एम प्लस जीरो, जीरो प्लस एम इज इक्वल टू एम, सॉरी, सो जीरो मीन्स नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज द, भाई साहब सवाल अगर ना लिखा हो ना आंसर, तो लिखने की हिम्मत नहीं होती पेपर में। इसलिए कह रहा हूं ये डर यही दूर कर लो। जो अगर हाथ चल पड़ा तो कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे, और हाथ अगर रुक गया तो मालूम नहीं पड़ेगा सीमेंट अंबुजा का कैसे लगा दिया हाथ, तो हिलेगा ही नहीं हाथ, क्योंकि हर बार लगता है क्या लिखूं, नंबर काटेगा नंबर देगा, क्योंकि जब जिस तक कभी लिखा ही ना हो तो कैसे करेगा। मैं क्यों लिखता हूं, बोल के भी मेरा काम चल सकता है। मैं चाहता हूं कि मेरी प्रैक्टिस खराब ना हो। जीरो इज द, जीरो ऑफ ऑर्डर n by n is the identity element in m with respect to matrix addition। इसका इनवर्स उसके इनवर्स की तरह नहीं है। अगर आप चाहोगे तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, आपको पता है प्लस है तो माइनस होना चाहिए, पंगा कुछ भी नहीं है। आपने कहा इफ ए बिलोंग टू एम, अब ए के अंदर सारे एलिमेंट पॉजिटिव होंगे ऐसा नहीं कहा मैंने, हो सकता है ए के अंदर एलिमेंट वन माइनस टू थ्री माइनस फोर हो, तो माइनस ए में क्या होंगे, माइनस वन टू माइनस थ्री एंड फोर होंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। सब इंटीजर है, सबका ऑर्डर सेम है, तो अगर ए एम में लाई करता है देन देयर एग्जिस्ट, तो उस सेट में कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव जरूर लाई करेगा, ऑर्डर वही होगा, एलिमेंट में जो होंगे उसके वो इंटीजर होंगे, बस प्लस की जगह माइनस होगा, माइनस की जगह प्लस होगा, होगा जरूर, लिखना है बस खाली उस चीज को, सच दैट ए माइनस ए, ए माइनस ए
इज इक्वल टू 0 और माइनस ए प्लस ए, इस तरह से लिखना। और फाइनली मैं और आप कह सकते हैं, बस ये लाइन लिख दो, ईच एलिमेंट्स हैव देयर इनवर्स इन एम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जितना आप लिख सकते हो मुझे लिख कर दिखाओ सर। मैं करेक्शन करूंगा अपने अकॉर्डिंग, टीचर आपका क्या सोचता है मुझे नहीं पता। फाइनली ये ग्रुप हो गया, लेकिन इसने कहा था अबेलियन, तो आप कहां जाओगे इसको लेकर अब? और आप लिखोगे फिर वही, वी नो दैट एडिशन तो मैट्रिक्स का ऑलवेज होल्ड करता है, दोनों मल्टीप्लिकेशन करेगा या नहीं, गारंटी नहीं, कम्यूटेटिव। वी नो दैट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ऑलवेज होल्ड्स द कम्यूटेटिव। ये डॉट मत लिखना, पूरा फुल फॉर्म में लिखना। सो एम प्लस होल्ड्स द कम्यूटेटिव लॉ। हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी इस बात को होल्ड करेगा। हेंस एम प्लस इज एन क्या, अबेलियन ग्रुप। दैट्स ऑल। कर पाएंगे क्या? यस सर। देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपके पास वीडियो में ये है, तो आप एक बार पढ़ लें, सुन लें वीडियो को, इसे खुद लिखें। और जहां अटक जाओ वहां ऐसा मत करना प्लीज, कि आप क्या करो कि देखो फिर वही बात है कि हम कुछ कैसे सीखेंगे। हर आदमी की अपनी टेक्निक है, अपना तरीका है, किसी को हो सकता है ऐसा तरीके से अच्छा लग जाए, दिमाग में आ जाए, वो सोचता है कि यही तरीका बेस्ट है। मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन जब ये सुन लिया, देख लिया, कर लिया, तो कायदे से मुझे खुद लिखना चाहिए। लिखने से क्या होगा, मुझे ये मालूम पड़ेगा मैं कितना कम लिख पा रहा हूँ। वरना फिर क्या होगा, जब टेपोगे ना आप, तो फिर आपको महसूस, जब कई लोग कहते हैं ना लिखने से अभ्यास होता है, लिखने से अभ्यास उनको होता है जिनको पहले से पता होता है। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन कर पाओगे आप। कर पाएंगे? यस सर। अब देखिए, जब ये सीबीसीएस पैटर्न में सिलेबस आया था पहली बार, जब 2017 में सिलेबस आया, तो हमने भी सिलेबस जब देखा तो हमने भी ढूंढना शुरू किया कि यार ये हेडिंग्स कहाँ है, क्योंकि ये हेडिंग छपी है सिलेबस में। सोचने की बात है, सर्कल ग्रुप। और जब हमने देखा, तो हमने तो नहीं पढ़ी डायरेक्ट, कभी भी हमने क्वेश्चन तो करा है, या उसका नाम, जैसे मान लो मैं हूं, आप जानते हो, लेकिन कई ऐसे हैं जो मुझे शक्ल तो देख लेंगे, इंसान तो मैं लगूंगा उन्हें, उनको नाम नहीं पता ना मेरा। जब कल को वो किसी जरिए पता लगेगा तो कहेंगे, अच्छा ये नाम है, मेरे बारे में सब कुछ पता है उन्हें। इस हाल, वही हाल सर्कल ग्रुप का भी है। क्वेश्चन की सारी प्रॉपर्टी हम जानते हैं, करते हैं, लेकिन जिस नाम से बुलाया जा रहा है उस नाम से हम नहीं जानते। तो अब ये चीजें भी पढ़ने लायक हैं। वही नॉर्मल सवाल है, वही नॉर्मल चीजें हैं। अगर कोई मेरे से पूछे कि, अब कोई पूछे कि भाई सर्कल ग्रुप क्या होता है, बता भाई, सेम बात, तो अब मैं उसे इस तरीके से समझाऊंगा। मैं कहूंगा देख भाई, सर्कल ग्रुप का मतलब होता है कि एक सेट जेड जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का है, मीन्स ए प्लस आई बी या एक्स प्लस आई वाई, नंबर एक। वेयर, जहां पर उनका जो मॉड है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड आप सबको पता होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट, वो वन है। दिख रहा है? और आज की डेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर वन आ गया। याद करो, अगर आप, इसका नाम क्यों पड़ा यूनिट सर्कल, मैं उसकी जिक्र करने जा रहा हूं, आप ध्यान देना। इसका नाम इसकी शकल की वजह से पड़ा। जैसे आप मेरी शकल देख के कह सकते हो
कि बुड्ढा है, गंजा है, कई सारी बातें कह सकते हो जो आपको अच्छा लगे। आपने लगा कि यार ये इसमें कमी है या विशेषता है, उस नाम से आप मुझे बुलाना शुरू कर दो। तो आज की डेट में इसकी शक्ल देखो, ये सर्जिस सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, और रेडियस जो है वो 1 है। इसीलिए इसका नाम वन 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 मतलब यूनिट, इसीलिए इसका नाम जो है ना, उसने क्या रख दिया? क्लियर है? यस सर। बस। तो मतलब कल को अगर ये आ जाए कि व्हाट इज द व्हाट इज द यूनिट सर्कल, एक्सप्लेन इट, इट इज अ ग्रुप और नॉट, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो गौर करिए, अपने को इतना ही काम करना है खाली। अपने को एक सेट बनाना है Z विच कंटेन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दोज कॉम्प्लेक्स नंबर their magnitude is equal to 1, means x square plus y square is equal to, ये है सर। अब ये ग्रुप होगा, ये साबित करना है। तो सर जी बड़ा आसान काम है, आगे तो बिल्कुल हलवा है। आप कहोगे इफ फॉर ऑल z1 कॉमा z2 बिलोंग टू z, वेयर मॉड z1 भी 1 होगा, मॉड z2 भी 1 होगा, और भाई साहब मॉड्यूलस डिटर्मिनेंट नहीं है कि आप इसे डिटर्मिनेंट बोलना शुरू कर दो, ये मॉड्यूलस है, ये भी 1 होगा। सो Z1 Z2 जो है वो भी Z में लाई करेगा। इसका मतलब Z इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू किसके? मल्टीप्लीकेशन। चाहो तो सी कर दो इसे आप, अगर आपको लगता है कि यार Z अजीब लग रहा है तो सी कर दो। एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव अपना वही भाई, वी नो दैट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नोट करना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑलवेज होल्ड द कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। हो गए 3 प्रॉपर्टी, बची 2, आइडेंटिटी और इनवर्स। अपने को पता है कि 1 ही आइडेंटिटी होगी, लेकिन वही पगड़ी वाली बात, हो गया सर, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, और इनवर्स लाना है आपको, उस पर मेहनत करनी है। तो आज ये क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिएगा, कल मैं इससे आगे ही आपको लेके चलूँ। लिखिएगा जरूर प्लीज, लेकिन देखिएगा, ये होमवर्क है आपका आज का। ठीक है सर, इस सवाल को। धन्यवाद।